मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 8वें लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बेसिकली प्रॉब्लम्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम्स, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने एक प्रॉब्लम भी आपको दिया था बेटा, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा शायद, ठीक है। उस प्रॉब्लम को बेटा हम बाद में हम संडे की प्रॉब्लम वाली क्लास में उस प्रॉब्लम को हम दोबारा करा देंगे। उस प्रॉब्लम को आपको करा देंगे। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनसे वो प्रॉब्लम हो पाया है सही है बेटा, जिसे नहीं हो पाया बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको हमें संडे वाली क्लास में, ठीक है, संडे की जो प्रॉब्लम की क्लास होगी उस दिन हम उसको उस प्रॉब्लम को करा देंगे। हमको ध्यान रहेगा बेटा आप लोग, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अपने नोट्स कॉपी में, अगर आप जिनसे हो गया हो तो अच्छी बात है रफ कॉपी में, जिसे नहीं हुआ हो वो अपनी नोट्स कॉपी में उस प्रॉब्लम के लिए क्या कर देंगे, एक जगह स्पेस छोड़ देंगे बेटा, ठीक है। कम से कम एक पेज के बराबर स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसको जब हम करा देंगे संडे को बेटा, तो आप उसको फिर वहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हम बात करें, हम लोग कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? प्रॉब्लम। अभी तक हमने आपको काफी कुछ बहुत सारी चीजें बताई बेटा, ठीक है। आप बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक पॉइंट है, नोट करके, ठीक है। एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और समझिए क्या बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नोट पर हम आते हैं बेटा। तो हेडिंग डालिए नोट, ठीक है। अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है, नोट करके हेडिंग डालिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है देखते हैं इसको बेटा। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर एक चार्ज बेटा Q1 है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर एक चार्ज क्या है बेटा? Q2 है। क्या है बेटा? मान लीजिए -Q2, ठीक है। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है बेटा? -Q2। बताओ क्या Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा कि नहीं बेटा? हाँ। अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखो बेटा, Q1 क्या करेगा? Q2 को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। इस तरह से क्या Q2 भी Q1 को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। क्या ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का? हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 के कारण, ये फोर्स क्या होगा बेटा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सिमिलरली क्या इस पे भी इससे फोर्स लगेगा कि नहीं बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर याद करो बेटा। तो ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है। आपको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, दिख रहा है आपको सबको। और Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, उसे हमने F21 से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? F21 से। क्लियर है बेटा? अब हम बात करें, हमारे पास मान लो एक थर्ड चार्ज है Q3। क्या है बेटा? -Q3 मान लीजिए, सपोज दैट एक थर्ड चार्ज है -Q3। तो ध्यान से बताओ क्या तीसरा चार्ज भी उसे फोर्स लगाएगा नहीं बेटा? हम केवल इस पे बात कर रहे हैं फोर्स की, ठीक है। तो तीसरा वाला चार्ज भी इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा बेटा। ध्यान से देखिए, क्लियर है? तो तीसरा चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ध्यान बताओ ये वाला चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण ये जो फोर्स है ये क्या है बेटा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। और इस तरह से ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा। Q1 भी Q3 को अट्रैक्ट करेगा। तो ये है फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन। फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन। अगर आप ध्यान से आप देखिए, सोचो जब -Q3 चार्ज आया, जब इन दोनों चार्ज के रीजन में -Q3 चार्ज आया, तो Q1 Q2 के बीच जो लगने वाला फोर्स था उसमें कोई भी चेंज हुआ क्या? देखिए बेटा ध्यान से। जब Q1 Q2, मान लीजिए हमने कहा कि सराउंडिंग वाले दो चार्ज Q1 और -Q2 प्रेजेंट है, इनके बीच क्या फोर्स लग रहा था क्या? हाँ, इनके बीच फोर्स लग रहा था। जो 1 पे फोर्स लग रहा था वो F12 था, जो 2 पर लग रहा था वो F21 था, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। हमने कह दिया किसी रीजन में एक चार्ज -Q3 आ गया। क्या आ गया? -Q3 आ। बताओ इस -Q3 के आने के कारण क्या इस वाले पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया कि नहीं बेटा? क्या बताओ Q1 Q2 के बीच जो फोर्स था उसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? ध्यान से देखिए, Q1 Q2 के बीच लगने वाले कोई फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है बेटा। कहने का मतलब सिंपल सी बात क्या है बेटा, कि दो चार्ज अगर हो, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सराउंडिंग में किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंट या अब्सेंट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब दो चार्ज के बीच जितना फोर्स लग रहा है सराउंडिंग में, चाहे कोई चार्ज हो चाहे न हो, उनके कारण उनके बीच लगने वाले फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। शायद यही वो कारण है जिसके कारण हम लोग आराम से हर एक चार्ज पे फोर्स लिख रहे हैं, और ये हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा कि कोई और चार्ज के कारण इनके फोर्स पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। शायद आपने जितने भी क्वेश्चन किए हम लोग यही अप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसीलिए अप्लाई कर पा रहे हैं कि क्योंकि ये बात फॉलो कर रही है।
तो ये प्रॉपर्टी क्या है पहले समझते हैं। इस प्रॉपर्टी को बेसिकली कहते हैं कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो तीसरी चार्ज के प्रेजेंट या अब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से आप ऐसे भी देखिए Q1 Q3 के बीच जो फोर्स है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा जब Q2 यहाँ पे आ गया? नहीं फर्क पड़ा। इसका मतलब दो चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बेटा? तो चाहो इस पॉइंट को आप नोट करके लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिए बेटा और नोट करके इस पॉइंट को ले लीजिए, स्टार बना के नोट कर लीजिए इस पॉइंट को बेटा, ठीक है। नोट तो आपने हेडिंग डाला ही है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। क्या पॉइंट है बेटा? देखिए, ठीक है, अपनी नोट कॉपी में बेटा नोट कर लीजिए इसको बेटा। लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लीजिए बेटा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, the electrostatic force acting between two charges does not depends on presence or absence of the other charges, does not depends on the presence or absence of the other charges। क्लियर है बेटा? तो पॉइंट मैं आपको लिखवा दिया बेटा। पॉइंट क्या था बेटा? मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या अब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब तीसरा चार्ज चाहे मौजूद हो चाहे ना मौजूद हो, इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है यहां तक बेटा? ठीक, यहां तो बात हम लोग की क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया। अच्छा, आप थोड़ा बुकों में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या देखेंगे बेटा? ठीक है, अपनी बुकों में अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल सा पॉइंट बताया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल सा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है। ठीक, आप उसको हर जगह अप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या है बेटा? थोड़ा सा बता दे रहा हूं, क्या है बेटा? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिखूं, इसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल से बताते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, अच्छा क्या इसको लिखवाऊं, बहुत ज्यादा खास नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी उतना खास नहीं है, तो रहने दो, इसकी चर्चा काट नहीं करते। सिंपल सा बता दूं, ये पॉइंट है, बस ये आप हर जगह अप्लाई भी कर रहे हैं तो बहुत बजा बताएंगे। सिंपल से क्या है बेटा कि अगर मान लो सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस क्या है तो बता दे रहा हूँ, सिंपल सा आप समझ भी जाओगे, बहुत टफ भी नहीं है, आप हर जगह अप्लाई भी कर रहे हैं। करें मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल सा क्या है बेटा कि अगर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस मौजूद है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बेसिकली पढ़ा है। ठीक, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड पेज में यही दिया है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज क्या है बेटा मौजूद है, और किसी भी चार्ज पर अगर हम बात करें तो किसी भी चार्ज पे क्या हर चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं बेटा? हाँ, बस उस चार्ज को छोड़ के। तो किसी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा तो क्या होगा बेटा? हर इंडिविजुअल चार्ज के कारण फोर्स निकाल के आप वेक्टरली जोड़ लीजिए बेटा, वही क्या होगा बेटा? वही उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, वही उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स होगा। यही हमारा क्या है बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। यही क्या है बेटा? हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो बहुत खास बात नहीं है, सिंपल सा हर जगह आप देखो तो यही अप्लाई ही कर रहे हैं बेटा, यही हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो घबराने की बहुत कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस परेशान होने की तो नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा उतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये आप हर जगह देखो अप्लाई ही कर रहे हो बेटा, तो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चूंकि ये हर जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लिखवाने की इसको जरूरत नहीं, इसलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बेटा?
सिंपल सा अगर बता दो दोबारा मैं रिपीट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुछ और नहीं बेटा कि अगर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस मौजूद हो, किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, हर इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा उन सबका क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा। उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा है प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या है बेटा, यही हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, हर जगह इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स पे। किसी बात करते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम प्रॉब्लम्स के, देखो अभी हमने बेसिक प्रॉब्लम कर लिए, कभी कभार बेटा आपसे देखिए प्रॉब्लम्स कैसे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगले जो प्रॉब्लम्स की हम बात करें उनको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं बेटा, इनको हम हेडिंग डालो। अब जो प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे उनको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। हेडिंग डालो बेटा। अब जो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब हम कौन सा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो पहले समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है बेटा। पहले हम क्या समझ लेते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, ठीक है। अगर आप ध्यान करो, पुरानी बातें याद करो, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है बेटा, सिंपल सी पहचान, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। केवल नेट फोर्स जीरो होने से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाती। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है बेटा, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क किसी बॉडी पर, अगर जैसे हम किसी बॉडी को चलाना होता है बेटा, चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे घुमाने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, टॉर्क की। किसकी जरूरत होती है, टॉर्क। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट, अ बॉडी, पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ, क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एंड दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ। और दूसरा होना चाहिए बेटा, टॉर्क को बेटा टाउ से यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं बेटा, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो बेटा। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जिसमें नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। क्लियर है बेटा, लिख लीजिए आपने ये पॉइंट, लिख लीजिए बेटा सब लोग, कि कोई भी बॉडी क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम में तभी होती है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है जो उस पर क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उसमें नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। क्लियर है बेटा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी तभी होगी जब नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो। तो एक दो एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में है कौन सी नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा क्लियर है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं। तो एग्जांपल कुछ लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं बेटा, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीन पॉज करिए बेटा और फिर इसको नोट करिए, ठीक। स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। तो बस आपको पहला पॉइंट यही क्लियर होना चाहिए, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जैसे नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, ठीक। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ अगर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया बेटा, सिंपल सा एक रॉड है ऐसे, ठीक। हमने मान लीजिए इधर फोर्स लगाया F, कितना लगाया F, इधर लगाया 2F। बताओ क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या, क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या, ध्यान से देखिए, नहीं है। कैसे बेटा, बताओ ये बॉडी, अच्छा हम कैसे बताएंगे बॉडी पे टॉर्क है कि नहीं। अगर बॉडी घूम रही हो, अगर बॉडी घूम रही हो, घूम मतलब रोटेट कर रही हो, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क है, अगर नहीं रोटेट कर रही है इसका मतलब टॉर्क जीरो। बताओ क्या ये घूमेगी बॉडी, ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये घूमेगी, नहीं घूमेगी, इसीलिए इस पे टॉर्क जीरो है। क्या नेट फोर्स जीरो है क्या बेटा, देखिए बेटा, सोचो इधर लग रहा है 2F, इधर लग रहा है F, क्या नेट फोर्स इस पे जीरो होगा क्या, नेट फोर्स जीरो नहीं हो। क्या बॉडी घूमेगी, क्या ये घूमेगी, ध्यान से देखिए बेटा, क्या बॉडी घूमेगी क्या, नहीं घूमेगी, या ये इधर जाएगी, किधर मूव करेगी, ऐसी सीधी जाएगी, घूमेगी नहीं, इसलिए घूमेगी नहीं, इसलिए इस पे टॉर्क जीरो है। अगर कोई बॉडी घूम रही है, क्या कर रही है बेटा, अभी सिंपल से समझो, अगर फोर्स लगा हुआ है, अगर घूम रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब टॉर्क है। अगर रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब टॉर्क जीरो। तो यहाँ पे बॉडी पे क्या है बेटा, ध्यान से, तो यहाँ इस केस में हम बात करें बेटा, ठीक है। अदरवाइज बॉडी अगर रोटेट कर सकती है कांस्टेंट ओमेगा से बेटा, ठीक है, तब भी टॉर्क जीरो हो सकता है, उसकी वो अलग बात है, ठीक है। हम यहाँ सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स लगा हुआ है तो बॉडी अगर घूम नहीं रही है तो उस पर टॉर्क क्या होगा बेटा, जीरो।
तो आप ऐसी पहचान करेंगे। अगर बॉडी घूम नहीं रही तो टॉर्क यहाँ पे जीरो। तो ध्यान रखो नेट फोर्स क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन नेट टॉर्क क्या है, जीरो है। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या बेटा, नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या बेटा, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर बेटा। अगला प्रॉब्लम करते हैं, एग्जांपल में देखते बेटा। हमने इधर फोर्स लगाया F, इधर भी फोर्स लगाया F। ध्यान से देखिए दूसरे एग्जांपल को देखिए बेटा। ये पहला एग्जांपल समझ में आया बेटा का, ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। दूसरे वाले एग्जांपल देखिए, बताइए बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या, देखिए बताइए बेटा, बताइए क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बेटा। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है इधर की तरफ F, इस पर भी कितना लग रहा है F। तो ध्यान से देखिए बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा, क्या जीरो होगा कि नहीं बेटा। ध्यान से देखिए, क्या बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं बेटा। देखो नेट फोर्स अगर आप देखो इधर F लग रहा है, इधर F, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। बताओ क्या ये बॉडी घूमेगी क्या, सोचो ध्यान से बेटा, सोचो अगर ऐसे फोर्स लगाओगे इस पे तो क्या ऐसे घूमेगा कि नहीं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, सोचो इस पे इधर तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इधर तरफ लग रहा है, तो ये बॉडी क्या ऐसे से घूमेगी कि नहीं बेटा। तो ये बॉडी ऐसे से घूमेगी, इसका मतलब यार यहाँ पर क्या करेगा बेटा, ये घूमेगी कि नहीं बेटा, घूमेगी। अगर घूमा तो इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं है। जब बॉडी नहीं घूमेगी तो इसका मतलब टॉर्क जीरो है, लेकिन बॉडी अगर घूम रही है तो टॉर्क जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं है। बताओ इसका मतलब क्या इक्विलिब्रियम में होगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। समझ आ रहा है बेटा एग्जांपल, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं। ये आपका पहला एग्जांपल था बेटा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल। थोड़ा बातें आपको क्लियर होगी बेटा, समझ में आ रहा है बेटा कैसे इक्विलिब्रियम में पहचान करते हैं। हमेशा तरह टॉर्क के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, अगर बॉडी घूम रही रोटेट कर रही है तो इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं है फोर्स लगने पे, लेकिन अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है इसका मतलब टॉर्क जीरो है। ठीक है बेटा। अगली बात हम बात करते हैं बेटा, हमने कहा बॉडी मान लो ये रॉड है अपना, समझ लीजिए, ठीक है। ये रॉड है बेटा, हमने इधर फोर्स लगाया F, क्या लगाया फोर्स F, और इधर भी फोर्स लगाया F। ध्यान से बताइए क्या बॉडी, देखिए बेटा बताइए क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, देखिए इसको, देखिए इस बॉडी को, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। देखिए बेटा सोचो इधर फोर्स कितना लग रहा है F, इधर भी कितना लग रहा है F। ध्यान से देखिए इसमें नेट फोर्स कितना है, देखिए बेटा नेट फोर्स कितना है इस पे, बॉडी पे नेट फोर्स का जीरो है क्या, एकदम नेट फोर्स क्या है जीरो। क्या बॉडी रोटेट करेगी क्या, क्या घूमेगी क्या, नहीं घूमेगी। इसका मतलब इस पे नेट टॉर्क भी क्या है बेटा, तो नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी यहाँ पे जीरो है। तो इसका मतलब ये बॉडी किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये थर्ड एग्जांपल आपका इक्विलिब्रियम में। शायद आपको इक्विलिब्रियम वाली बात समझ में आ रही है बेटा, कैसे हम पता करेंगे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। क्लियर है सारी बातें बेटा, ठीक। आराम से स्क्रीन को अगर दिक्कत हो रहा है, आपको कॉपी करने में दिक्कत हो रही है बेटा, तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, हम इसको रफ करते हैं। तो एक बात तो पहचान आपको आ गई, ये देखना बेटा कि कोई बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में है कभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिंपल सी बात क्लियर है बेटा। अच्छा इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है बेटा, सिंपल सा इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब क्या हो बेटा, उसमें नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जिसपे नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जिसपे नेट फोर्स भी जीरो हो बेटा और नेट टॉर्क भी जीरो हो। यहाँ तक सही है बेटा हम लोग, ठीक। तो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा। अच्छा अब इक्विलिब्रियम की पहचान भी हम लोग को आ गई। अब हम बात इक्विलिब्रियम, मेनली हमारा जो हेडिंग है बेटा वो क्या है, हेडिंग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अब हम इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स करने से पहले कुछ बातें आपको थोड़ा सा बता दें, स्टार बना के एक पॉइंट हम लोग समझते हैं बेटा। अच्छा बताइए अगर कोई बॉडी पे अगर कोई बॉडी घूम ही नहीं रही हो बेटा, अगर कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है तो क्या उसमें नेट टॉर्क हमेशा जीरो होगा कि नहीं बेटा। अगर कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है तो उसपे क्या नेट टॉर्क हमेशा जीरो होगा कि नहीं बेटा। तो बताइए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, क्या केवल नेट फोर्स ही बराबर जीरो कर दो तो क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी कि नहीं। क्या ये हमेशा होगी कि केवल तब होगी जब बॉडी घूम नहीं रही हो, जब बॉडी रोटेट नहीं कर रही हो। मतलब अगर बॉडी पर नेट टॉर्क हमेशा जीरो है तो इसका मतलब क्या कर दोगे कंडीशन, अगर नेट फोर्स जीरो तब भी कर दोगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो लिख लीजिए बेटा ये नोट करके पॉइंट, इस पॉइंट को हम नोट करके आराम से लीजिए बेटा, लिख लीजिए नोट करके पॉइंट, ठीक है। स्टार बना के ये पॉइंट लिखो, इफ अ बॉडी, लिखिए बेटा, इफ अ बॉडी does not rotating, if a body does not rotating, ब्रैकेट में that is, ठीक है, उस पर ब्रैकेट बनाइए, लिखिए that is टाउ नेट बराबर जीरो।
ठीक है। देन if a body does not rotating, that is tau net बराबर 0, then condition of equilibrium will be, क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्या नेट फोर्स बराबर 0 कर दो तो क्या यही हो जाएगा कि नहीं बेटा, उसके नीचे विल बी के बाद नीचे अगली लाइन से लिखिए बेटा एफ नेट बराबर 0। इसका मतलब अगर कोई बॉडी, सिंपल सी बात, वही पॉइंट को मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई आपको बता दिया कि अगर कोई बॉडी घूम नहीं रही हो तो क्या नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा कि नहीं बेटा। जब नेट टॉर्क हमेशा 0 तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन केवल क्या हो जाएगी, नेट फोर्स बराबर 0 दिखा दो, काम खत्म। अरे मेन कंडीशन तो ये नेट फोर्स भी 0 नेट टॉर्क भी, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क हमेशा 0 है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसी बॉडी पे। तो इसे केवल क्या दिखा दोगे, नेट फोर्स बराबर 0 दिखा दो तो कह दोगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो आपने पॉइंट को लिख लिया बेटा कि if a body does not rotating, that is net torque equal to 0, then the condition of equilibrium is net force F net बराबर 0 या is given by F net बराबर 0। अगली लाइन, ठीक, अगली लाइन से इस बात को नोट कर लीजिए। क्लियर है तो बेटा, सबका नोट हो गया। अब करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की, इसी बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है। आराम से देखिए बेटा प्रॉब्लम्स को, ठीक। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखते हैं क्या है बेटा सबसे पहला प्रॉब्लम। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है बेटा कि आपके पास दो चार्ज है, एक क्यू और दूसरा ही दो चार्ज है क्यू क्यू के, ठीक। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा, एल दूरी पे। ये दो चार्जेस हैं, ये दोनों क्या है बेटा, बच्चों इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता दिया है बेटा, ठीक है। कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ठीक है। ये सारी बातें हमने चर्चा कर दी है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, चूंकि हेडिंग में हमारी क्या थी बेटा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है बेटा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में कि हमारे दो चार्ज है क्यू और क्यू के, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा, दो चार्ज है हमारे, ये दोनों क्या है बेटा, फिक्स है एक दूसरे से एल दूरी पर। दो चार्ज क्यू क्यू के, क्यू और क्यू के दो चार्ज एक दूसरे से एल दूरी पर फिक्स है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि आपको थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है बेटा, थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है कि सब पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में। पूरा सिस्टम क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में। सोचो ये चार्ज क्यू क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, हाँ। क्या ये वाला इक्विलिब्रियम में है क्या, हाँ। तो जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे तो थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि पूरा सिस्टम क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम पे है। तो ये क्वेश्चन आपका है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे होगा बेटा, ठीक है। आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को बेटा। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आराम से इसको देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा आप आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए बेटा कैसे होगा इसको, और जिनको आता है स्क्रीन पॉज करके पहले उसको ट्राई कर लीजिए, फिर आप इसको सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, मान लिया थर्ड चार्ज क्यू है, मान लिया थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है बेटा, एक दो पहले समझते हैं बेटा कि वास्तव में थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें। तो हमने मान लिया कि जो थर्ड चार्ज है वो कितना है बेटा, हमने मान लिया थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है। क्या है बेटा, कैपिटल क्यू है। तो सोचते हैं, देखो सोचते हैं पहले कैसे होगा बेटा। सोचो अगर थर्ड चार्ज को मैं यहाँ पे रखूंगा, कहीं यहाँ पे, तो बताओ कि कभी किलो में हो सकता है क्या। सोचो बेटा अगर थर्ड चार्ज को मैं यहाँ पर कहीं रखूं, क्या किलो में हो सकता है क्या, सोचिए। सोचो इसके कारण इसमें फोर्स किधर लगेगा, ध्यान से देखिए बेटा, इसके कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा, इसके कारण लगेगा इधर की तरफ, ठीक है ना। इसके कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसके कारण लगेगा इधर की तरफ। तो इनका नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या, देखिए बेटा, इस वाले चार्ज का इस पे फोर्स इधर लगा, इस वाले चार्ज का इस पे फोर्स इधर लगा, तो इन दोनों फोर्स का कभी नेट जीरो हो सकता है क्या, नहीं। दो फोर्स का नेट समेशन जीरो तभी हो सकता है जब दोनों की कैसे डायरेक्शन में बेटा,
अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कभी भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात समझ पा रहे हो बेटा। अगर हम इधर कहीं भी रखे, चाहे यहाँ पे रखे, चाहे यहाँ पे रखे, चाहे यहाँ पे कहीं पर भी रखिए, हमेशा देखेंगे बेटा दोनों फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, कभी भी 180 एंगल नहीं आएगा, इसलिए नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। दो हमेशा ध्यान रखना बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर दो फोर्स अगर है तो उनका नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली क्या बताओ, क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, सोचो अगर इस क्यू चार्ज को मैं यहाँ रखूं, क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, देखिए बेटा सिंपल सा, इसके कारण फोर्स लगा इधर, इसके कारण फोर्स किधर लगा बेटा, इधर लगा, क्या नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या ऐसे, नहीं, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स क्या हो बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब हम इधर भी कहीं चार्ज अगर कैपिटल को कहीं मतलब इनको ज्वाइन करने लाइन के ऊपर रखें चाहे नीचे कहीं पर भी रखेंगे, कभी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही बात क्लियर हो गई कि नेट फोर्स वहीं जीरो, नेट फोर्स अगर हम चार्जेस को कहां पर रखें कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं रखेंगे, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही, इनको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं चार्ज को हम रखेंगे, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। बात क्लियर हुई बेटा, सिंपल बात समझो बेटा कि इनको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग हम कहीं पर भी चार्ज रखेंगे, चाहे ऊपर रखेंगे चाहे नीचे कहीं पर भी रखिए, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि दोनों जो फोर्सेस हैं इनके बीच का एंगल क्या होगा, कभी भी 180 नहीं हो सकता। 180 केवल तभी होगा बेटा जब इसको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग ही होगा, इनको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, तो ये बात समझ आया कि इनको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं नेट फोर्स हमारा जीरो होगा। क्लियर, तो साफ साफ डायग्राम बना के समझते हैं बेटा। ठीक, अब हम चेक करते हैं। अब तो एक बात तो क्लियर होगी कि तीसरे चार्ज कैपिटल क्यू को हम इसको इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं रखेंगे, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं रखेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई बेटा, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। और ये दोनों चार्ज क्या है बेटा, फिक्स्ड है। तो तरीका क्या होगा बेटा, हम चेक कर लेते हैं कहां पर करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया चार्ज क्यू को हम यहाँ पे आराम से बेटा, पहला क्वेश्चन आराम से बता रहे बेटा, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, डायरेक्ट हम लोग तरीका बता देंगे कैसे किया जाता है। तो अब बताओ, हम चार्ज क्यू को मान लो यहाँ पे रखे सपोज, ठीक है, हमने चार्ज कैपिटल क्यू को अगर यहाँ पे, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है कि नहीं, सोचो बेटा, सोचो इस वाले चार्ज का किधर फोर्स लगेगा, इधर तरफ, मैंने मान लिया F1, तो दूसरे वाले चार्ज का किधर फोर्स लगेगा, दूसरे वाले चार्ज का, क्या वो भी अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो उसका भी इधर ही फोर्स है। तो बताओ दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट आ पाए क्या, नहीं, एक ही डायरेक्शन में हो गए। क्यू, इस वाले क्यू के कारण भी जो फोर्स रहा या इस वाले क्यू का जो फोर्स रहा उस क्यू पर, कैपिटल क्यू पर जो फोर्स इन दोनों चार्ज के कारण आया वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इसलिए कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर नहीं आ सकता, इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर नहीं आ सकता। ठीक है, अब दूसरा केस बचा, क्या इधर आ सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखिए बेटा यहाँ पर हम चार्ज क्यू को रखते हैं, इधर देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकता है। अभी ये तो बात क्लियर हो गई, इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ सकता, तो इधर इसको रफ कर लीजिए क्योंकि इधर मिलना है नहीं। ठीक है, अब हम बात करें, हमने मान लिया चार्ज क्यू यहाँ पे, चार्ज क्यू इधर साइड में, तो बताओ इस वाले के कारण क्या होगा, इस वाले के कारण जो फोर्स है वो मैंने मान लिया F1, इसके कारण फोर्स माना F1 और उसके कारण फोर्स माना F2। तो बताओ दोनों क्या रिपेल कर रहे हैं कि नहीं बेटा, तो दोनों चार्जेस के कारण कैपिटल के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। देखिए बेटा F1 और F2 क्या एक ही डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है ना बेटा, तो कभी भी इनका नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ना इधर लाई करेगी ना इधर। अब कौन सा बचा, क्या बीच में लाई करेगी नहीं, अब बीच में बचा, देख लेते हैं बीच में क्या बीच में मिलेगा कि नहीं बेटा, तो इसका मतलब किनारों पे नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा बेटा, यहाँ पर भी गलती है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे मिले, ये हमें आपको समझा रहा हूं बेटा, समझ के आप देख लीजिए। नोट तो आपको मेन वही वाला करना है जो आपका फाइनल जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, उसके पहले जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको समझने के लिए, ये नोट करने वाला नहीं है, ये मैं आपको करके समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, इधर क्यों नहीं मिलेगा, इधर, ये समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको आप समझिए आराम से, नोट तो आपको वही करना है जहां पे मिलेगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई ना, इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा, कहां पर मिलेगा, क्या इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन के कहीं बीच में मिलेगा कि नहीं बेटा। तो हमने मान लिया, अब बीच में हमने मान लिया यहाँ से यहाँ पर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पर भी, हमने मान लिया कैपिटल क्यू को यहाँ पर रखा। तो देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है कि नहीं बेटा। इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो सोचो इस वाले चार्ज पर इसके कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा, हमने माना इधर तरफ F1, क्या रिपेल करेगा कि नहीं F1। सोचो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा किधर करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, रिपेल किधर, इधर F2। क्लियर,
इस वाले कारण इस पे फोर्स इधर लगा, इस वाले कारण फोर्स इधर लगा, F1 F2। हमने मान लिया ये वाला चार्ज जो कैपिटल क्यू, इसकी यहां से दूरी हमने कितनी मान लिया बेटा, x दूरी पे। कितनी दूरी पे है x, तो ये वाली दूरी अपने आप बताओ कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला क्या L माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, L है। अगर ये वाला बेटा x है तो ये वाला L माइनस एक्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे देखो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, यहीं पर इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया बेटा, थर्ड चार्ज की पोजीशन, मतलब ये x का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, x का मान। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, कैसे करेंगे बेटा, देखिए तो क्या लिखेंगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्टकट में लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, क्या दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए नहीं बेटा, F1 बराबर, बस फोर्सेस को बराबर करते हैं। चलो फोर्स देखते हैं बेटा, बताओ इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है बेटा, वो है F1। इधर की तरफ आपको दिख रहा है बेटा, तो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से बेटा इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर F2, उसको लिखते हैं बेटा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बेटा। देखिए तो ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर वाला कैंसिल, तो बचा क्या बेटा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए क्या आएगा बेटा, अब दोनों तरफ क्या करें। अब एक बात तो क्लियर हो गई बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक मिल रहा है कि एक से ज्यादा, केवल एक ही मिल रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना मिल रहा है, केवल एक। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, केवल एक ही वैल्यू लेंगे बेटा, प्लस साइन वाला खोल लेते हैं। तो इसका मतलब L माइनस एक्स बराबर एक्स, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। क्योंकि एक ही मिल रहा है तो वही एक ही साइन वाला लेना, प्लस साइन वाला नहीं लेंगे आप 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू L/2। आपको समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कितना है, L/2। यहाँ तो बात समझ, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो इसको ऐसे करेंगे, तो x बराबर L/2। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मिड पर। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के मिड पर हमारे को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। देख लीजिए बेटा इसको आराम से, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। हमेशा जब भी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसको आप ऐसे सॉल्व करिए। यहाँ तक क्लियर बेटा। अच्छा अब देखिए, अगर थोड़ा सा एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा था उसमें इस बात का कहीं रोल आया था कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये 1 कूलम का है कि 2 कूलम का है कि 3 कूलम का है कि 4 कूलम का है, क्या इससे कोई मतलब है क्या। क्योंकि ये तो कट ही जाना है बेटा, कैपिटल क्यू यहाँ से कट ही जाना है, चाहे वो 1 कूलम का चाहे 2 कूलम को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या बात क्लियर हो गई बेटा। अच्छा सिमिलरली बताओ क्या इसके साइन पे भी डिपेंड करेगा क्या, कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। भाई क्यू चार्ज प्लस है कि माइनस है, मतलब नेचर, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा क्या। सोचिए बेटा, सोचो अगर ये माइनस चार्ज होता तो ये F1 इधर होता, F2 इधर होता, तब भी तो नेट फोर्स 0 करते, यही कंडीशन आती है कि नहीं बेटा। ध्यान से देखिए, क्लियर है, करिए बात इसको। मतलब क्या मैं बात बताना चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होता है वो क्या तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कटना ही है बेटा। अच्छा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा क्या, सोचो अगर प्लस में माइनस होता है, F1 इधर हो जाता है, F2 इधर होता है। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो थर्ड चार्ज की न तो नेचर पे डिपेंड करता है न ही मैग्नीट्यूड पे। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को भी हम समराइज कर देंगे, पहले आप आराम से पॉइंट्स को समझिए बेटा। तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन न थर्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और न ही नेचर पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के नेचर और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। यहां तक बात क्लियर है सबको, ठीक। अच्छा यहां तक सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बात करें इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे मिला बेटा, मिड पे। तो फाइनली अगर आप चाहो तो एक डायग्राम यहाँ बना लेना कि ये क्यू है बेटा और ये क्यू है, ठीक है। तो ये आपका जो मिड है ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से करना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यही क्या आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, मिड पे इक्विलिब्रियम है। कहां पे है, मिड पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है बेटा। तो इसका दोनों चार्ज को ज्वाइन करने लाइन के मिड पर ही क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ तक सही है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे है, मिड पे। इसको आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अलग से इसको ब्रैकेट में बना लेना, ये बात को समझने के लिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे, मिड पे, ठीक है। चाहे यहाँ पे थर्ड चार्ज कैपिटल को दिखाइए चाहे ना दिखाइए, बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये चार्ज के ना मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा नहीं नेचर पे। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे है, जस्ट मिड पे। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात, क्लियर करिए, कंफ्यूज नहीं हुई। ठीक है, आराम से, कहीं भी नोट करने में बेटा दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीन पॉज करिए और उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। आगे की बात समझते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक प्रॉब्लम। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 2 की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है बेटा? एक चार्ज यहाँ पर क्या है बेटा? क्यू का। ठीक है, और ये है -4Q का। ठीक है, L, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स है कि मूव कर रहे हैं? ये दोनों चार्ज फिक्स है। आराम समझिए बेटा इसको। ठीक है, दो चार्ज है, एक -Q का और एक -4Q का। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा? L है, और ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स्ड है। क्या है बेटा? फिक्स्ड है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है बेटा? क्वेश्चन लिखिए बेटा, सेम वही क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। क्वेश्चन क्या है बेटा? सेम क्वेश्चन वही है बेटा, लिख लीजिए आप इसको, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज so that the whole system is in equilibrium. The whole system is in आपको थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है बेटा? थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है कि पूरा सिस्टम क्या हो बेटा? इक्विलिब्रियम पे है। पूरा सिस्टम क्या हो बेटा? इक्विलिब्रियम पे है। आपको थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप दिमाग लगा अपना करिए बेटा, जैसे बताया गया बेटा। फिर इसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए, फिर इसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। बेटा सोल्यूशन के लिए इस डायग्राम को दोबारा बना लीजिएगा बेटा। ठीक है, सोल्यूशन के लिए साफ साफ ऐसे डायग्राम बना लीजिए बेटा। ठीक है, अब फिर वही तरीका बेटा, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगी? सोचो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे बेटा। कैपिटल व्यू रखोगे, यहाँ पर कैपिटल व्यू रखोगे तब भी दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या एक ही डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं। इसका सोचो, ध्यान से देखो बेटा। अब एक तो बात क्लियर होगी कि भाई इनको ज्वाइन करने लाइन पे ही कहीं ना कहीं रखना पड़ता है बेटा। बाहर कहीं रखेंगे तो कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट नहीं आएंगे। अब फिर से देखिए, अगर कैपिटल क्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अट्रैक्ट। अगर कैपिटल क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे रखूंगा बेटा, तो माइनस वाला ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? ऐसे बताओ, यहाँ पर रखूंगा तो ये वाला भी -Q वाला भी अट्रैक्ट करेगा और 4Q वाला भी अट्रैक्ट करेगा। दोनों के कारण जो फोर्स होगा आगे की तरफ होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो ही नहीं पाएंगे। इसका अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे मिलेगा? किनारों पे कि बीच में? बीच में। कैसे बेटा? क्योंकि ध्यान बताओ, हमने मान लिया यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी मान लिया? ठीक है, हमने मान लो कैपिटल क्यू को यहाँ पे रखी, तो बताओ इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? F1। क्या इधर तरफ अट्रैक्ट करेगा? F1। सोचो ये वाला किधर लगेगा बेटा? इसके बाद फोर्स F2 इधर तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। देखिए बेटा, आराम देखिए, ये -Q वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। ठीक है, इस तरह से -4Q वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा क्या? इस तरफ। ठीक है बेटा, तो ये दूरी कितनी है? x। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से? L - x। क्लियर है यहाँ तो बेटा? तो ये x दूरी पे और ये L - x दूरी। तो ध्यान से अगर आप देखो तो Q वाले पे क्या दोनों फोर्स जो रहे हैं क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, इसका मतलब यहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है। सेम तरीका बेटा। ठीक है, तो फिर कंडीशन लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम। क्या बात करेंगे बेटा? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? क्या F1 बराबर F2 हो जाएगा कि नहीं बेटा? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? F1 बराबर F2। तो F1 बराबर F2 करते हैं बेटा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? F1 बराबर F2। तो दोनों को बराबर करते हैं बेटा। जब दोनों को बराबर करेंगे तो बताओ F1 क्या हो रहा है? इस -Q का इस पे जो फोर्स लिखते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे? K। याद है जब फॉर्मूला लगाते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो चार्ज Q1 Q2 किसके साथ रखते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ। किसके साथ? मैग्नीट्यूड। साइन के साथ नहीं रखते हैं बेटा। तो K Q1 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? Q Q2 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कैपिटल Q। देखिए बेटा आराम से, इसके कारण इस पे जो फोर्स अगर है वो F1, तो K इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड अपान इनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। बेटा चार्ज के साइन के साथ नहीं रखते हैं, चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड। याद है मैंने बताया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में Q1 Q2 क्या होता है बेटा? चार्जेस के मैग्नीट्यूड होते हैं। F2 बात करें, F2 इसके कारण जो फोर्स अगर है तो क्या लिखोगे बेटा? K Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपान R स्क्वायर। सही बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। तो बताओ K से K कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो क्या बचा बेटा?
एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर आएगी नहीं बेटा, देखिए आराम से। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एल माइनस एक्स बराबर आएगा 2x बेटा, तो यहां से आएगा 3x बराबर एल, तो x बराबर बेटा आएगा l बाई 3। देखिए ध्यान से x बराबर क्या आ गया, l बाई 3 आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका मतलब माइनस क्यू से कितनी दूरी पे बेटा, l बाई 3 दूरी पे, कितनी दूरी पे, l बाई 3। फिर वही बात देखिए बेटा, यहाँ तो बात क्लियर है सबको, आराम से स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, अब ध्यान से बताओ, क्या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड या नेचर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, इस बात पे निर्भर नहीं करेगा। और क्यू का मैग्नीट्यूड भी कुछ हो, चाहे 1 कूलम का हो, चाहे 2 कूलम का हो, चाहे 6 कूलम का, कितने भी कूलम का, उसके बाद इस पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बात और हम पहला पॉइंट तो क्लियर ही था, सेकंड पॉइंट और ऐड कर रहे हैं बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सोचो ये दोनों चार्ज का नेचर क्या है बेटा, क्या माइनस माइनस है, पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, क्या दोनों प्लस प्लस थे कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब क्या बात क्लियर होगा, अगर दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, सेम हो, दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारों पर मिलता है कि बीच में, बीच मतलब मिड नहीं बोल रहा हूं, बीच में मतलब इनको ज्वाइन करने लाइन के बीच में ही कहीं कहीं मिलेगा बेटा। तो क्या बात मैं बता रहा हूं, अगर ध्यान रखना बेटा, अगर चार्जेस का नेचर, अगर दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, सेम हो, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, या दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है, किनारों पर, कि इनको ज्वाइन करने लाइन के बीच में ही कहीं कहीं मिलता है, इनको ज्वाइन करने लाइन के बीच में ही कहीं कहीं मिलता है। तो क्या बात क्लियर होगी बेटा, कि अगर चार्जेस का नेचर सेम हो, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के कहीं बीच में ही मिलता है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के बीच में मिलता है। कहां पर मिलता है बेटा, बीच में मिलता है। क्लियर है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर चार्जेस का नेचर सेम हो, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के कहीं बीच में ही मिलता है बेटा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलता है। कहां पर मिलता है बेटा, बीच में, बीच मतलब मिड नहीं बेटा, इनके बीच में कहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या है। क्लियर बेटा। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया बेटा, पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पहला पॉइंट ये है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, क्या होता है बेटा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे मिलता है बेटा, किनारों पे कि बीच में, बीच में। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलेगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलेगा। कहां मिलेगा, बीच में। क्लियर है, यहाँ तक सही है बेटा, आते हैं बेटा, ठीक। तो ये हो गया बेटा सॉल्व, ठीक। तो अगले क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ठीक। तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले प्रॉब्लम समझ लीजिए बेटा, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन में फोर्स लेकर रहा हूं, सेम ऐसी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, आपको बताना है पोजीशन, आपको बताना है वह पोजीशन जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सेम पोटेंशियल के लिए आपको वह पोजीशन बतानी है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो बेसिक दिमाग अपना, पोटेंशियल के लिए थोड़ा तरीका बदल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम तरीका यही है बेटा, सेम यही तरीका है बेटा, कुछ नहीं चेंज करना है आपको, ठीक है। बस वहां पे जहां कैपिटल क्यू वहां इक्वल रख देना है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सिंपल से बातें समझिए बेटा, ठीक है, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्यू का चार्ज है, फिक्स्ड है, ये आपका है बेटा -9 क्यू, ठीक। ये भी चार्ज फिक्स है, ठीक है। इन चार्जेस की बीच दूरी क्या है बेटा, एल है। क्वेश्चन क्या है बेटा, दो चार्ज है, एक क्यू का और एक -9 क्यू का, दोनों चार्ज क्या है बेटा, फिक्स है। इन चार्जेस की बीच दूरी क्या है बेटा, एल है। क्वेश्चन में आपसे सेम वही पूछा बेटा, ठीक है। तो बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आप चाहो तो लिख लो, सेम वर्डिंग है बेटा। फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप इस क्वेश्चन में लिख लीजिए बेटा, सेम वही बात लिखनी है जो पहले भी लिख चुके बेटा। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज so that the whole system is in equilibrium. Find the position of the third charge so that the whole system is in equilibrium. Clear है बेटा, ठीक है। ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करके फिर सोल्यूशन देखिए बेटा।
स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, चलो सर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम वही तरीका बेटा, बताओ अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक प्लस का है और एक माइनस का, देखते हैं पोजीशन कहाँ मिलेगा। सेम बेसिक तरीके से बेटा, एकदम बेसिक से। देखो दोनों चार्जेस के नेचर क्या सेम है क्या? नहीं। तो इसके लिए कैसे आइडिया, तो बेसिक से भी देखना पड़ेगा बेटा, फिर बाद में फंडे बना लेंगे किधर होगा बेटा। अब ध्यान से बताओ, हमने मान लिया क्यू चार्ज को यहाँ पे, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है क्या? सोचो बेटा, सोचो यहाँ पे हो सकता है क्या? सोचो ये माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसके बाद फोर्स लगेगा इधर तरफ। लेकिन जो ये प्लस वाला है इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके कारण फोर्स इधर होगा। ठीक है, हमने बोला इसके कारण F1 और इसके कारण। ध्यान से बताइए कि यहाँ पे नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या? सोचिए, क्या दोनों फोर्स अपोजिट आ रहे हैं क्या? हाँ। क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? सोचिए बेटा, क्या दोनों फोर्स देखिए अपोजिट आ रहे हैं, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है इधर तरफ आ रहा है, और इस वाले के कारण जो कैपिटल के स्मॉल के कारण जो फोर्स लग रहा है, प्लस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण किधर होगा, इधर तरफ आ रहा है। तो F1 और F2 जैसे सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बताइए क्या हमारे नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? सोचिए, नहीं हो सकता। नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? सिंपल सा रीजन है बेटा। सोचो ये चार्ज ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो चार्ज भी ज्यादा है और इससे दूरी भी कम है बेटा। सोचो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा कि नहीं बेटा? सोचो ये चार्ज भी कम है और दूरी भी ज्यादा है बेटा, तो इसका फोर्स तो बहुत कम हो गया बेटा। इसका मतलब यहाँ पे जो F1 है क्या F2 से बहुत ज्यादा होगा कि नहीं बेटा? आराम से इस बात को फिर समझिए बेटा। हमने क्या बोला सिंपल सा बेटा, कि यहाँ पर इस -9Q के कारण जो इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो F1 क्या इधर तरफ है, लेफ्ट साइड में बेटा, और इस प्लस Q के कारण जो फोर्स इस लग रहा है कैपिटल Q पर वो किधर तरफ है बेटा? आगे की तरफ है बेटा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताइए क्या इनका इक्विलिब्रियम, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता बेटा? इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये चार्ज क्या है बेटा, 9Q चार्ज ज्यादा भी है और इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है F1 वो पास भी है। देखिए ध्यान से बताइए, इस चार्ज से इससे दूरी क्या बेटा, क्या बहुत पास में है कि नहीं बेटा? तो ये बताओ, चार्ज भी ज्यादा है और दूरी भी बहुत कम है, तो इसका फोर्स क्या बहुत ज्यादा होगा कि नहीं बेटा F1? लेकिन ध्यान दो, क्यू जो क्या स्मॉल क्यू की बात करें बेटा, प्लस वाले चार्ज की बात करें, तो इससे इसकी दूरी क्या है बताओ? इससे इसकी दूरी भी ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इसका फोर्स क्या मैग्नीट्यूड कम होने का कम वैसे ही था बेटा, और दूरी ज्यादा होने का क्या और कम हो गया कि नहीं बेटा? हाँ, इसका मतलब जो F1 यहाँ पर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। F1 क्या होगा बेटा, यहाँ पर ज्यादा होगा F2 से, F1 F2 से ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी नेट फोर्स वहां जीरो हो सकता है। नेट फोर्स जीरो तब हो सकता है ना बेटा जब दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ कभी बराबर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या दोनों की? नहीं, क्योंकि ये चार्ज ही ज्यादा है तो इसलिए फोर्स तो ज्यादा है ही, ऊपर से पास भी है तो ये फोर्स तो बहुत ज्यादा हो गया ना, और ये चार्ज वैसे कम भी है तो फोर्स वैसे ही कम है, और दूरी और ज्यादा हो गई बेटा, तो ये तो फोर्स बहुत कम हो गया ना बेटा। तो इसलिए कभी भी यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि नहीं? समझो एकदम ठीक है, हटाएं इसको बेटा। अच्छा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन इस साइड में नहीं मिल सकता। बात करें बीच में मिल सकता है क्या? इधर बीच में कहीं मिल सकता है कि नहीं? देखिए बेटा, देखते हैं। सोचो इस वाले कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर तरफ, रिपेल किया F1, उसके कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा, वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या इसके कारण भी इधर ही होगा बेटा? देखो इस क्यू के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा F1 इधर तरफ, इस माइनस कारण ये वाला अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट, इसके कारण भी इधर। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो दोनों चार्जेस के कारण इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स जीरो कभी हो नहीं सकता बेटा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में भी कहीं नहीं मिलेगा। आराम से देखिए बेटा, आराम से, तो जल्दी जल्दी है, जो आसान है उसको तो आप जल्दी समझिए। तो बचा कौन सा, इधर ही साइड मिला, हमने मान लिया यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। ठीक है, आपको समझना है, नोट केवल वही करना है जो फाइनल। ठीक है, करेक्ट। अब बताओ यहाँ पर अगर है तो बताओ इस प्लस वाले कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसके कारण फोर्स हमने माना इधर। अब इसको समझिए बेटा आराम से। सोचो ये चार्ज कम है, इसके कारण फोर्स इधर रिपेल किया। ठीक है, एकदम F1। सोचो ये माइनस वाला है तो इस माइनस वाले कारण इस पर जो फोर्स होगा अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स डायरेक्शन क्या इधर है, F1। ठीक है, क्या यहाँ पे बताओ नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? सोचिए बेटा, सोचिए, हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? ध्यान से सोचो, ये चार्ज जो है, जो छोटा वाला चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ना, तो दूरी भी तो यहाँ से कम है। चार्ज का भले मैग्नीट्यूड ये कम है लेकिन दूरी भी यहाँ से कम है, तो इसका फोर्स क्या ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ। सोचो ये चार्ज भले ज्यादा हो, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भले ज्यादा हो, लेकिन दूरी यहाँ से ज्यादा है, तो इसका फोर्स क्या कम हो सकता है कि नहीं बेटा? हाँ। तो इसका फोर्स ज्यादा हो गया, उसका कम, तो क्या बराबर होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं? हाँ, तो इसका नहीं बराबर हो सकते हैं। तो हमने मान लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी पे, x दूरी पे। कितनी दूरी पे है? यहाँ से x दूरी पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से अगर आप देखिए तो वही सेम तरीका बेटा, एट इक्विलिब्रियम जैसे हम लोग करते हैं,
F1 बराबर फटाफट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, तो फटाफट लिखते हैं बेटा। तो इसके कारण जो इस पे जो फोर्स लगा वो F1 है, तो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा K 9Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन, अब बताइए L माइनस एक्स होगा कि L प्लस एक्स होगा। सोचिए ये L और ये x, तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी L प्लस एक्स। देखिए बेटा इस वाले चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी L प्लस एक्स, क्लियर है। तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और हमने फोर्स के फॉर्मूले में बताया था कि चार्ज को किसके साथ रखते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से बताइए K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा। तो यहां से बताइए 2x बराबर क्या आएगा बेटा L, तो x बराबर क्या आएगा बेटा L बाई x। इसका मतलब बात क्लियर हो गई कि छोटे वाले चार्ज से कितनी दूरी पे बेटा L/2 दूरी पे, छोटे वाले चार्ज से L/2 दूरी पे इलेक्ट्रॉन पोजीशन में, छोटे वाले चार्ज से कितनी दूरी पे L/2 दूरी पे इलेक्ट्रॉन पोजीशन में, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको आराम से, इसलिए पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। हटाइए इसको, तो साफ साफ एक डायग्राम बना के आपको एक बात समझा देते हैं। हटाइए इसको बेटा, ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। हटाइए इसको, तो साफ साफ एक डायग्राम बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो साफ साफ एक डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है बेटा क्यू का -9Q का, ये भी फिक्स, ठीक। तो यहाँ पे पोजीशन मिला है, ठीक। कितनी दूरी पे यहाँ से L/2, ये आपका क्या है पोजीशन। तो क्या बात यहां से क्लियर हो गई बेटा, तो पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, क्लियर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के ना तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना ही नेचर पे। दूसरा बताओ क्या क्लियर हो गई बेटा, अगर चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा सेम हो, अगर चार्जेस का नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलता है, किनारों पे कि बीच में, बीच में मिलता है। कहां मिलता है बेटा, बीच में। और साथ साथ क्या याद रखना बेटा, छोटे वाले चार्ज के पास होता है, किसके पास होता है, छोटे वाले चार्ज। सोचो अगर पीछे इसके पहले जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था ना बेटा, इसमें L/3 आंसर आया था, उसमें आप ध्यान से देखिए तो उसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जो छोटा वाला चार्ज Q होगा उससे L/3 दूरी पर होगा, और जो बड़ा वाला चार्ज होगा 4Q, छोटा वाला चार्ज जो -Q होगा उससे L/3 दूरी पर होगा, और बड़े वाले चार्ज से 2L/3 दूरी पर। आप उसमें देख लीजिए आराम से बेटा, क्लियर। तो ध्यान से अगर आप देखिए बेटा, तो यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर है बेटा, जब अब बताओ ये दोनों चार्ज का नेचर, अब तीसरा पॉइंट हम ऐड करने जा रहे हैं, बताओ ये दोनों चार्ज का नेचर सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, क्या बेटा अपोजिट। तो अब थर्ड पॉइंट आपको क्लियर करना बेटा कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारों पर मिलता है कि बीच में, किनारों पर। कहां पर मिलता है, किनारों पर। किधर की तरफ, छोटे वाले चार्ज के पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। छोटे वाले चार्ज मतलब छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की बात करें, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ मिलता है, हमेशा ध्यान बेटा, हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ मिलता है, क्लियर है बेटा। तो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ मिलता है। दोनों चार्जेस ज्वाइन करने लाइन के बाहर की तरफ मिलता है, तो हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलता है बेटा, किनारों पर मिलता है, बीच में नहीं मिलता है। तो बात क्या है बेटा कि अगर चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलता है बेटा, किनारों पर। और किसके पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास मिलता है, किनारों पर मिलता है और छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास मिलता है, क्लियर है बेटा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस पे एक आप होमवर्क दे दे रहा हूं बेटा आपको, ठीक है, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि बेटा अगर दो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, पहला पॉइंट क्या है बेटा, अभी ये सारे पॉइंट्स अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दो फिर इसके बाद इन पॉइंट्स को पहले, अच्छा पहले पॉइंट्स को लिखवा देते हैं फिर होमवर्क देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा कि अगर चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, अब जो इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता। पहला पॉइंट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा,
अगर चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, अगर दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, सेम हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर बताया, किनारों पे कि बीच में, बीच में किसके पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास, किसके पास मिलता है बेटा, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, अगर चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट हो, अगर चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है, किनारों पे भी, बीच में, किनारों पर किसके पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास, किसके पास मिलता है बेटा, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास मिलता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये बातें क्लियर रखनी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक क्वेश्चन इस पे और करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन के बेटे, क्वेश्चन के लिए फटाफट सॉल्व करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम समझ गए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है बेटा, जल्दी फटाफट करिए बेटा। आपका क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, एक 2Q का चार्ज है बेटा, एक 8Q का चार्ज है। कितने का चार्ज है, 2Q और 8Q का, ठीक है। ये दोनों चार्ज है, फिक्स है, ठीक है। ये दोनों चार्ज है, 2Q का चार्ज और 8Q का चार्ज, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा, फिक्स है। इनके बीच की दूरी कितनी है, L है। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, सेम वही, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, एक 2Q का चार्ज है बेटा और एक 8Q का चार्ज है, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा, फिक्स है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, L है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, L है। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके बेटा ट्राई करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन मैच करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सोल्यूशन, फटाफट जल्दी करिए बेटा। अब सबको आता है बेटा, बताओ दोनों चार्जेस का नेचर क्या बेटा, सेम है क्या अपोजिट है, सेम है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलेगा, किनारों के बीच में, बीच में मिलेगा, ठीक है। हमने मानी यहां से x दूरी की, तीसरे चार्ज रख दिया बेटा। बताइए इसके कारण फोर्स कितना लगेगा बेटा, रिपल करेगा F1, इसके कारण क्या होगा, ये वाला भी रिपल करेगा F2। तो बताओ ये x है, तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, L माइनस, ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, F1 बराबर F2, एंड इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, F1 और F2 बराबर, F1 बराबर F2। तो चलो F1 की वैल्यू रखते हैं बेटा। F1 क्या होगा बेटा, इसके कारण इस पे जो फोर्स Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 क्या होगा बेटा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए बेटा, K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ आया 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ बचा 4 अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर। तो ध्यान से बताइए क्या आएगा बेटा, तो स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो L माइनस x बराबर क्या आएगा, 2x, तो 3x बराबर L, कितना आएगा बेटा, 3x बराबर L। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, L बाई 3, x बराबर L बाई 3 हो गया बेटा। सब आराम देख लीजिए, ठीक। एक्चुअली 2 से हमने 8 को काटा ना, तो 4 जो बचा ये 4 यहाँ पे लिखा है बेटा, ठीक। आराम देख लीजिए बेटा सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है बेटा। स्क्रीन पॉज करके आराम से हम नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि जो आपका बीच मिलता है तो किसके पास मिलता है, छोटे वाले चार्ज की बड़े। अभी जो सेकंड पॉइंट में बोला था ना, उस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं क्लियरली। आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ इस डायग्राम में, क्लियर। इस डायग्राम में मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। देखिए बेटा डायग्राम फोकस करिए, ठीक। अब यहाँ पे फोकस करिए डायग्राम में, बताइए किलोमीटर कहाँ मिला, L/3, यहाँ से L/3, L/3 क्या बताइए, L/3 का कुछ यहाँ पे होगा कि नहीं बेटा। तो ये दूरी कितनी है बेटा यहाँ से, इसको थोड़ा सा चाहे मिटा दो बेटा इस वाले, ठीक है। अब
अभी आप समझ जाएंगे, उसमें ये इसको दिखाने की जरूरत। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी दूरी पे है, L/3 पे। तो यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, टोटल L है ना बेटा, तो ये L/3 तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, L-6 याद करो, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा 2L। तो ध्यान बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या, आप समझिए बेटा। बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके पास है, क्या दोनों चार्जेस को बीच में लाई कराएंगे नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस ज्वाइन करने लाइन के, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के बीच में लाई कराएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके पास है बताओ, यहाँ से L/3 और बड़े वाले चार्ज से कितना है 2L/3। तो इसका मतलब जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है क्या उसके पास होता है कि नहीं बेटा, याद करो सेकंड पॉइंट, क्या यही बोला था कि नहीं बेटा, तो छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। तो इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले प्रॉब्लम लगभग क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बात सही है बेटा, आराम से इस डायग्राम को साफ बना के क्लियर कर लो, इस बात को जस्टिफाई कर लो, ठीक, तो सॉल्व होता है, क्लियर, हटाए इसको बेटा। अच्छा, आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा तो आपको ये बनानी चाहिए, तो मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ, बातों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप दिखा सकते हो, आप एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ये तो मैं आपको क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ, आप चाहो तो वहीं पे लिख के बता सकते हो कि 2Q वाले चार्ज से इतनी दूरी पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, क्लियर है। हटाओ इसको बेटा, तो आप वो पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आराम से एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, चाहे हेडिंग डालो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या डालेंगे हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक ठीक। इन तीनों पॉइंट्स को मैं चाहूंगा आप बेटा हिंदी में लिखिए इसको आराम से, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने फ्लो में पढ़ा वैसे ध्यान, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई पूछेगा नहीं बेटा, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो जैसे हम लोग हिंदी में इसको समझा सिंपल सा, वैसे वर्ड्स में लिख लेते हैं तो काफी आसान रहेगा, ठीक है, तो फ्लो बना रहेगा बेटा। तो पहला पॉइंट लिखिए बेटा, पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम, लिखिए बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन, लिखिए बेटा पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। लिखिए बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हो गया सबका बेटा, आराम से लिख लीजिए बेटा, अपनी नोट्स कॉपी में सब आराम से लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। हो गया सबका पहला पॉइंट, ठीक। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा बताओ, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम था, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है, किनारों पर कि बीच में। ध्यान से देखिए बेटा, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है, किनारों पर कि बीच में, कहां पर मिलता है बेटा, बीच में। किसके पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। किसके पास मिलता है बेटा, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। तो सेकंड पॉइंट में लिखिए बेटा यदि दोनों चार्जेस का नेचर, सेकंड पॉइंट में लिखिए बेटा यदि दोनों चार्जेस का नेचर, यदि दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में मिलता है। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में पाया जाता है या होता है, ठीक है। क्लियर बेटा, सेकंड पॉइंट हो गया बेटा सबका। क्या लिखा बेटा फिर से देखिए, यदि दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में होता है। कहां पर होता है बेटा, बीच में होता है। यहां तक हो गया बेटा। तथा किसके पास होता है बेटा, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास कि बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। तथा वह छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है, तथा वह छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। हो गया बेटा, यहां पर किसके पास होगा, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। यहां तक सही बेटा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो बेटा, सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलता है तथा छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में होता है, ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट लिख लीजिए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, जब चार्जेस का नेचर क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। थर्ड पॉइंट लिखते हैं बेटा, यदि दोनों चार्जेस का नेचर, थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, यदि दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, यदि दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारों पर मिलता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारों पर मिलता है तथा छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। किनारों पर मिलता है तथा छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। क्लियर है बेटा? तीनों पॉइंट्स हो गए बेटा? फटाफट इन पॉइंट्स को हम रिवाइंड करा देते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता यदि दोनों चार्जेस का। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? यदि दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या मिलता है बेटा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के बीच में मिलता है और किसके पास होता है? छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? यदि दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर मिलता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारों पर मिलता है और किधर क्या मिलता है बेटा? छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। किधर होता है? छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स थे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक बात सही है? तो लगभग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम वाले डाउट्स आपको क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको होमवर्क हम दे रहे हैं बेटा, ठीक, इसमें होमवर्क दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो आपको 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क, आपको करके एक ही देता हूँ, क्या दो, ठीक है? बातें तो आप समझिएगा, 1 2 4 2 से कोई फर्क नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो 2 ही ले लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? ठीक है, एक चार्ज आपका ये 4Q का, ठीक है, ये 9Q है, ठीक है? इन दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा? L है, ये फिक्स्ड है। ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? 2 चार्ज है, एक 4Q का और 9Q का, इनकी वैल्यू क्या है बेटा? L है, और ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स्ड है। क्या बेटा? फिक्स्ड है। क्वेश्चन लिख लो बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। क्वेश्चन लिखिए बेटा, इसको नोट करिए डायग्राम और लिखिए फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, ठीक है? उसके नीचे लाइन लिखिए बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक बेटा? पहला वाला क्वेश्चन हो गया बेटा, सेम क्वेश्चन वही रिपीट करना, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स्ड है। ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स्ड है। इनके बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? Q और -16 क्योंकि चार्ज फिक्स है, उनके बीच की दूरी L है। क्वेश्चन में सेम वही फाइंड करना है बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। इसमें भी सेम वही बात लीजिए बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? फाइंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, आपका ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? तो ये सारी बातें बेसिक हम बात करें तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आराम से अच्छे से देख लिया हमने, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये क्वेश्चन क्या है? एक चार्ज ये Q है और यहां पर एक चार्ज 4Q है। क्या है बेटा? 4Q है। अब ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं है, फ्री है। दोनों चार्ज क्या है बेटा? फ्री है, मूव कर सकते हैं, ठीक है? इनके बीच की दूरी क्या है बेटा? L है। इनके बीच की दूरी L है, ठीक है बेटा? आपसे क्वेश्चन क्या है कि 2 चार्ज है, Q का है, 4Q का है, ये दोनों फिक्स है, इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा? L है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको थर्ड चार्ज का केवल आपको पोजीशन नहीं बताना है। सोचो, अब अगर बात करें कि तीसरा चार्ज कहां पर रखे कि पूरा सिस्टम क्लोज हो, चुकी ये वाला पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे तो ये दोनों चार्ज फिक्स होते थे।
अब ये फिक्स नहीं है, अब ये क्या है बेटा, फ्री है। ये क्या है बेटा, फ्री है। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो जो आपका इक्विलिब्रियम, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब थर्ड चार्ज का पोजीशन, मैग्नीट्यूड, नेचर तीनों पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन? थर्ड चार्ज के पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड तीनों पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा इसको आप समझ आएंगे भी जब क्वेश्चन को हम आराम से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, ये क्यू और 4Q के दो चार्ज है, एक दूसरे से क्या है, L दूरी पे है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड पोजीशन कॉमा नेचर एंड मैग्नीट्यूड, find position comma nature and magnitude of the third charge so that the whole system is in equilibrium. The whole system is in equilibrium. क्वेश्चन नोट करिए बेटा आराम से। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको थर्ड चार्ज का क्या बताना है बेटा, पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड तीनों बताना है कि पूरा सिस्टम क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम पहुंच चुके। अब ध्यान से बेटे, अब हमको एक चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं देखनी है, हमको तीन तीन चार्ज की देखनी है। इसकी भी इक्विलिब्रियम देखनी है, इसकी भी देखनी है, जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे उसकी भी, तीनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन देखनी है। मेनली ये क्वेश्चन है जो आपको कराना है बेटा, ठीक है। मेनली यही क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको कराने हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आपको सिखाए गए थे केवल इन क्वेश्चन के लिए बैकग्राउंड कैसे बने इसलिए आपको कराए गए थे, ठीक है। बोर्ड में ऐसा आ सकता है बेटा कभी कभार, ठीक है। साथ बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। एससीबी में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे वाले हैं। जब आपको एससीबी में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये वाले क्वेश्चन को करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक सही बेटा, हटाए इसको, समझ आ रहा है सब, हटाते हैं इसको, ठीक है। सबने नोट कर लिया, स्क्रीन पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हो गया सबका नोट, तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो समझिए बेटा कैसे, आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आराम से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, हम मान लेंगे ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, हम मान लेंगे ये दोनों चार्ज फिक्स हैं। तब बताओ तीसरी चार्ज की पोजीशन कहाँ पर होगी, क्या इनके जॉइंट के लाइन के कहीं बीच में ही होगी ना बेटा। हमने मान लिया तीसरा चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू का। अब इसका ना मैग्नीट्यूड पता है ना नेचर पता है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ से ये x दूरी पर इसका इक्विलिब्रियम। अभी किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन देख रहा हूँ, केवल इसका। अभी किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन देख रहा हूँ, इसका। शायद अगर किसी ने किया, अभी आपको पहले हम करा चुके हैं, तो ये L/3 था, फिर भी हम करके दोबारा ले लेते हैं क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो हम इस वाले तीसरे वाले चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन जब निकालेंगे तो हम इन दोनों चार्ज को क्या मानेंगे बेटा, हम फिक्स मान के करेंगे। क्या मान करेंगे, फिक्स। तो ध्यान करिए इस वाले चार्ज का इस पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, रिपल करेगा F1, इसका फोर्स कितना लगेगा इधर F2। तो ये वाला कैपिटल क्यू वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब F1 बराबर F2। तो क्या लिखोगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू का इक्विलिब्रियम। तो कैपिटल क्यू का जब इक्विलिब्रियम होगा तो ध्यान से बताओ F1 बराबर F2 करो, F1 बराबर F2, F1 F2 को बराबर करते हैं बेटा। चलो F1 बराबर लिखते हैं बेटा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन x स्क्वायर। इस तरह से वहां पे क्या होगा बेटा, F2 होगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स K 4Q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन क्या होगा बेटा, क्या L-x हो जाएगा कि नहीं बेटा। सोचो ये x है तो ये वाला अपने आप क्या होगा बेटा, L-x का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, K से K कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ले बेटा। तो यहां से क्या आएगा बेटा, 3x बराबर L, तो x वैल्यू क्या आएगी बेटा, x बराबर L/3। x बराबर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे L/3। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो x बराबर हमारा क्या है, L/3। तो इसका मतलब ये तो थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल गई। यहाँ से कितनी दूरी पे बेटा, L/3। तो यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा, 2L/3। पहले यहाँ पे बात क्लियर है बेटा। तो हमने अभी किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, केवल कैपिटल क्यू का। अभी इन दोनों का भी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना बाकी है। क्लियर है यहाँ तक बात, पर यहाँ तक नोट कर लो आराम से सब, ठीक है। हो गया बेटा सबका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक साफ साफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बेटा। उसका क्या कॉपी में नोट करिएगा, इसका एक साफ साफ डायग्राम बनाते हैं बेटा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, क्यू
और ये क्या है 4q। ठीक है, तो बताओ यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन की थर्ड वाले का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस वाले का, यहाँ से कितनी दूरी पे है बेटा, यहाँ से l/3, तो इस वाले से कितना हो जाएगा 2l/3। यहाँ तक सही बेटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से है l/3, तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा 2l/3। यहाँ तक क्लियर सबको एकदम। अब ध्यान से आप देखिए, देखो इसका जो इक्विलिब्रियम हो गया, अब बात करें इसका इक्विलिब्रियम। बताओ ये वाला इक्विलिब्रियम तब होगा जब इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखो, सबसे पहले बताओ ये वाला तो कुछ भी नहीं चल सकता है ना, अब इसके नीचे के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, ये तो अपनी तरफ से हमने मान लिया ना। लेकिन ये वाला तो हमको पता है ना, ये वाला 4q का चार्ज प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो बताओ ये प्लस वाला चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा क्या इधर तरफ लगेगा, उस फोर्स को हमने बोला F3। क्या बोल दिया, F3। क्लियर है ध्यान से बताओ। तो ध्यान से बताओ, जब ये इक्विलिब्रियम में, अगर इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो इसके कारण जो इसमें फोर्स होना चाहिए इधर तरफ होना चाहिए, किसके अपोजिट, अपोजिट होना चाहिए बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, इस 4q के कारण इस q पर जो फोर्स लगेगा क्या इधर तरफ लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है बेटा। तो इस 4q के कारण इस q पर जो फोर्स लगेगा इधर तरफ लगेगा। ठीक है बेटा। तो ध्यान से बताओ, अगर इस q वाले को इक्विलिब्रियम में होना है, किसमें होना है बेटा, इस q वाले को अगर इक्विलिब्रियम में होना है, तो बताओ इस पर जो फोर्स होना चाहिए वो इधर तरफ लगना चाहिए, इधर तरफ, इधर तरफ लगना चाहिए बेटा। इधर तरफ तब लगेगा, सोचो ये तो प्लस है, इसमें कोई भी चेंज हम कर नहीं सकते, इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा तभी ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये जो क्यू वाला चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, माइनस का चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर ये माइनस का चार्ज होगा तो इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर तरफ लगेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं बेटा, हाँ, तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। इसका मतलब ये तीसरा जो चार्ज है, पोजीशन तो पता हो गया, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ माइनस, इस माइनस के कारण इसमें फोर्स इधर लगेगा बेटा, इधर तरफ, किधर लगेगा बेटा, आगे की तरफ लगेगा। तो बताओ अगर इस वाले की इक्विलिब्रियम पोजीशन लेना है, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होगी नहीं बेटा। जब ये क्यू का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए बेटा, बराबर अपोजिट। तो दिख ही रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम ऑफ किसका बेटा, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए, नहीं, F3 और F4 बराबर होना चाहिए, F3 बराबर F4, F3 और F4 बराबर होना चाहिए। तो बताओ F3 क्या हो रहा है बेटा, ध्यान दो, F3 इस, देखो F3 कौन सा फोर्स है बेटा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है, गलत मत समझिएगा बेटा, इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F3। तो फोर्स लिखते हैं बेटा K Q1 इंटू Q2 अपान, इन दोनों के बीच की दूरी क्या L है ना बेटा, L स्क्वायर। यहाँ तक सही बेटा। और इस माइनस Q के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है वो है F4। तो उस फोर्स को लिखते हैं बेटा K Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, अपान इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है L/3, उसका होल स्क्वायर क्या है, L²/9 आएगा, L/3 का होल स्क्वायर। आराम देखिए बेटा, L/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, L²/9, L²/9। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। तो बताओ K से K कैंसिल बेटा, Q से Q, ठीक है, L² से बेटा L² भी कैंसिल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर आया बेटा 4Q और ये कितना है बेटा 9 कैपिटल Q। कितना है बेटा 9 कैपिटल Q। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, यहाँ से जो कैपिटल Q की वैल्यू आएगी बेटा 4Q/9। देखिए बेटा कैपिटल Q की वैल्यू क्या आएगी बेटा। तो बताइए Q चार्ज क्या है बेटा, नेचर की मैग्नीट्यूड है बेटा। नेचर तो आप जानते हो प्लस का है कि माइनस का, माइनस का। तो ये रहा बेटा फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखिए थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या पता चलेगी बेटा, थर्ड चार्ज जो कहाँ रहना चाहिए बेटा, यहाँ से L/3 दूरी पे, प्लस का कि माइनस का, माइनस का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 4Q/9। कितना होना चाहिए 4Q/9। बेटा सामने पूरा सोल्यूशन है, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। पहले ये डायग्राम बना के आप इसको नोट करोगे, आप देख रहे हो ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। उसके बाद फिर ये डायग्राम बना के इसकी पोजीशन के लिए कंडीशन निकालोगे बेटा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया। आराम से स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हटाए इसमें। तो अगर फाइनली आंसर हम बात करें तो आपको सब कुछ बातें पता चल गई, क्लियर है। तो अगर पोजीशन बात करेंगे तो पोजीशन क्या है बेटा, पोजीशन आपको दिख रहा है ना बेटा स्मॉल क्यू। अगर हम बात करें फाइनली आंसर अगर लिखे तो पोजीशन में क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन क्या लिखोगे बेटा, पोजीशन में लिखोगे L/3 फ्रॉम स्मॉल क्यू टूवर्ड्स
किसके बेटा, 4q। पोजीशन के बाद क्या आएगा बेटा, नेचर। नेचर बताओ, प्लस का चार्ज कि माइनस का, प्लस का चार्ज है कि माइनस का, माइनस। कैसा हुआ नेचर में, नेगेटिव, माइनस चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव। अब बताओ मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड अगर आप ध्यान देखो तो 4q/9 कितना है मैग्नीट्यूड, 4q/, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू की जो वैल्यू है वो है माइनस, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इन दोनों को, या इन दोनों को आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, या इन दोनों को मिला के एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये फाइनल आंसर में आप ऐसे लिख लें। क्लियर बेटा, तो ये रहा फाइनल आंसर। तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे बेटा। क्लियर है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, ठीक, सही। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक, इस तरह का। ठीक, अच्छा, इसके पहले जो होमवर्क दिया वो 2 क्वेश्चन, ठीक, उनका बहुत आसान है, उनको आसानी से आप कर लोगे। तो इसका एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आप घर पे करके आना बेटा। ठीक है, हटाओ इसको बेटा। हो गया सबका नोट, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। नोट करने में बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से स्क्रीन पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, हटाओ। ठीक, तो ये होमवर्क एक लिख लीजिए इस पे बेटा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, एक चार्ज क्या है, एक क्यू का है, और एक आपका बेटा है, एक 2q का है और एक -8q का है। एक 2q का चार्ज और एक -8q का। ये एक दूसरे कितनी दूरी पे बेटा, l दूरी पे। कितनी दूरी पे है, एक 2q का चार्ज और एक -8q का चार्ज है, एक दूसरे से l दूरी पर है। क्वेश्चन में सेम वही पूछा है, फाइंड पोजीशन कॉमा मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ऊपर लीजिए बेटा, सेम वही क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन कॉमा नेचर एंड मैग्नीट्यूड of the third charge so that the whole system is in equilibrium। कि आपका पूरा सिस्टम क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में। तो ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, आज की जो बेटा आपको आपका क्लास का भेजा जाएगा, जो ये लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा, तो ये लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। कितने घंटे का बेटा, लगभग ये 1.5 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैथ फिजिक्स क्लास ओवर।